सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम कि डिटेल लेक्चर में ये पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। इसी के साथ साथ चार और चैप्टर पढ़ेंगे, कि इसमें हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट फर्स्ट वाला चैप्टर बोला देंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, जो भी हम कर देंगे। और उसके बाद थर्ड चैप्टर है हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो भी करने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और कि फाइव है हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो ये जो पांच चैप्टर है हमारे, ये जो फाइव चैप्टर है हमारे, वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके। और कल फिर 2 दिन हमारे बचते हैं, उसमें फाइव फाइव चैप्टर करके ऐसे 3 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ओके। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। ओके। सो बिना देरी किए एक बार स्टार्ट करते हैं। सो इसमें मैं क्या करने वाला, कंप्लीट चैप्टर करने वाला आपका। ओके। इसमें कंप्लीट चैप्टर करने वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, आपके लिए देखो ना, पीपीटी कितनी जबरदस्त तरीके से मैं लाया हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ये फर्स्टली देखेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें इसने टाइप्स दिखाई देते हैं। फ्रैगमेंटेशन है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, बाइनरी फिशन और कोनिरा। और उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लाए हैं। फ्रैगमेंटेशन के स्पायरोगायरा, बर्डिंग का ईस्ट, स्पोर फॉर्मेशन का क्लाइमाइडोमोनस, उसके बाद बाइनरी फिशन का अमीबा और कोनिरा फॉर्मेशन का पेनिसिलियम। ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट में आता है। पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है, इसलिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, वहाँ पर टिश्यू कल्चर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट आते हैं। कटिंग में हमारे 3 टाइप आते हैं। एक स्टीम से कटिंग हो रही है तो उसका एग्जाम्पल रोज। लीफ कटिंग होगी तो उसका एग्जाम्पल सैंसिवेरिया, और रूट कटिंग होगी तो ब्लैकबेरी। ओके। तो ये कंसेप्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ। उसके बाद ग्राफ्टिंग है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम हमारा देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है मेल का पार्ट आता है और फीमेल का पार्ट आता है। तो मेल के पार्ट में अंतर है, पोलन ग्रेन है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। उसमें फीमेल पार्ट में हम देखेंगे ओवरी, ओवुल्स और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। फिर हमारे फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बनकर क्या करेंगे वो, कि वो दोनों मिलेंगे। तो वो मिलने की प्रोसेस में कि अलग अलग टाइप से मिल सकते हैं। पॉलिनेशन हो सकता है, तो अबायोटिक भी पॉलिनेशन हो सकता है, बायोटिक भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो इसी के बेस पर पहले तो एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, पोलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद ओवरी, ओवल, और उसी के बाद हम जो है हमारे यहाँ पर जाएँ। ओके। तो देखो, मैं यहाँ पर कि आपको ओवरऑल ओवरऑल रिवीजन करवाने आया हूँ। एकदम डीप नहीं जाएंगे हम, जिससे कि आपका कि बहुत ज़्यादा टाइम जाए। ओके। ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में अगर देखूँ तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। फ्लावर पे। ओके। तो इतना अगर डीप में जाएंगे। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर। सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर अगर होगा तो उसे ऑटोगैमी कहेंगे। ओके। उसके बाद अगर वो कि सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो उसे गेटोगैमी कहेंगे। और जेनोगैमी जो है डिफरेंट प्लांट के ऊपर पर सेम स्पेसिस का होगा। ओके। डिफरेंट प्लांट होगा। अब डिफरेंट प्लांट के ऊपर अगर हमारा कि पॉलिनेशन होता है तो अबायोटिक एजेंट ले जाएगा या फिर बायोटिक एजेंट। तो अबायोटिक में क्या आएगा, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड, उसे कहेंगे एनिमोफिली। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर। अब इनके जो है एडाप्टेशन आपको कर लेना है। ओके। एडाप्टेशन पूछे जाते हैं, 1 से 2 एडाप्टेशन आप करवा लीजिएगा। ओके। सो ये माइंड मैप है तो इसमें मैं ज़्यादा से डीप नहीं जाने वाला। ओके। बायोटेक में है इंटोमोफिली, उसके बाद है ऑर्निथोफिली और कायरेप्टेरोफिली। ओके। बायोटेक में आता है आपका कि बायोटिक में आता है इंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, और ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, और कैरेप्टोफिली पॉलिनेशन बाय बैट्स। ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखेंगे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से होता है, कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमें जो है पॉलिनेशन नहीं होने से रोकना है। तो यूनिसेक्सुअलिटी, कि एक तो मेल होगा या फीमेल होगा, या डाइकोगैमी होगा। एक तो प्रोटैंड्री या प्रोटैगैनी। इसमें क्या होता है, एक तो आपका एंड्रोशियम, कि जो हमारा एंड्रोशियम है, फिलामेंट्स होती है एंड्रोशियम की,
वो एक तो लॉन्ग होगी इसमें, मतलब कि वो पहले मैच्योर हो जाएगी। और जो प्रोटागाइनी है इसमें क्या होता है, हमारा गायनोशियम जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा। ओके, इसमें जो है हमारा एंड्रोशियम फर्स्टली मैच्योर होगा, और प्रोटागाइनी मतलब इसमें क्या है, हमारी गायनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। तो ये मैच्योर में मतलब कि मैच्योर में डिफरेंस आता है, तो मैच्योरिटी में। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है तो उसे प्रोटागाइनी कहेंगे। ओके, तो एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्टली दैन द गायनोशियम, तो इसे कहेंगे हम ओके प्रोटैंड्री। एंड प्रोटोगैमी किसे कहेंगे, गायनोशियम मैच्योर फर्स्टली दैन द एंड्रोशियम, तो उसे कहेंगे हम प्रोटोगाइनी। ओके, प्रीपोटेंसी क्या होता है, मतलब कि मतलब कि क्या कोई भी होता है जिससे कि हम ज़्यादा से प्रिपेयर करते हैं उसे प्री पोटेंसी कहते हैं। ओके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल होता है उसे प्री पोटेंसी कहेंगे। और वो क्या कर लेता है, अपना जो पॉलिनेशन है वो खुद ही कर लेता है या बाहर वाले से करवा लेता है। ओके, हेट्रोस्टाइल मतलब कि जो अपनी स्टाइल है, ओके स्टाइल है वो लॉन्गर होगी। और हेट्रोगैमी, ओके हेट्रोगैमी जो हमारी गायनेशियम मतलब कि यहाँ पर जो है स्टाइल और गैमी जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और सेल्फ इनकम्पेलेटिव मतलब कि जो दूसरा जो है पहले से ही मैच्योर हो जाता है, या और दूसरा जो है वो मतलब कि लास्ट में या लेट मैच्योर होता है, तो इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो मतलब कि उसमें वो एबिलिटी नहीं होती कि वो पॉलिनेशन कर पाए या फर्टिलाइजेशन कर पाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है, ये हमारी पिस्टिल है। ओके, ये हमारी पिस्टिल है। यहाँ पर क्या होगा, पोलन ग्रेन जैसे ही आता है तो पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। ओके, तो पिस्टिल और इसमें कुछ इंटरेक्शन होगा, तो वो केमिकली कुछ इंटरेक्शन होगा, उसे हम कहेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्योंकि जो हमारा स्टिग्मा है या हमारा जो स्टिग्मा है वो या स्पेसिफिक पोलन ग्रेन को ही है, जो कि वो मतलब कि अलो करता है एंट्री करने में स्टाइल में। ओके, ओरी में एंट्री करने में उसे अलो करता है। ओके, उसके बाद देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, उसे कहेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। अब सिनगैमी क्या होता है, एक और मेल, ओके दो मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट जो होता है वो कास मतलब कि एक को बनाता है, तो उसे कहते हैं सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है, उसे कहेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। ओके, सो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी, इसे कहेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये तीन टर्म आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। डायग्राम के दौरान डायग्राम दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि कौन सा है पोरोगैमी। अगर माइक्रोपाइल से इंटर कर रही है हमारी जो है पोलन ट्यूब, जो माइक्रोपाइल से इंटर कर रही है तो पोरोगैमी। अगर वो चलाजा से कर रही होगी पोलन ट्यूब तो उसे कहेंगे हम चलाजोगैमी। अगर वो इंटीग्यूमेंट्स या फिर जो है इंटीग्यूमेंट्स से कर रही होगी तो उसे पोलन ट्यूब, तो उसे कहेंगे मेसोगैमी। ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेलुलर डिवीजन और हेलोबियल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है और सेलुलर में सिर्फ सेल डिवीजन करती है। और हेलोबियन में जो है न्यूक्लियस और सेलुलर दोनों मैच्योर हो जाते हैं और डिवीजन करते हैं, तो उसे कहेंगे हम हेलोबियल। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अब दो टाइप के एम्ब्रियो होते हैं, हमें पता है। एक जो हमारा एम्ब्रियो डाइकॉट में होता है और एक मोनोकॉट में एम्ब्रियो होता है। और ये इसके एक डायग्राम मतलब ये डायग्राम दी चुकी है, वो डायग्राम आप समझ सकते हो, डायग्राम से देख लेना। ओके, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने को अगर करूँ तो बहुत टाइम चला जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रोनी। तो एपोमिक्सिस क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, और पार्थेनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पॉलीएम्ब्रोनी क्या है, जो है एक फ्रूट में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं, मतलब कि सीड फॉर्म होते हैं। अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड भी बनेंगे, तो मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं फ्रूट्स में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रोनी, इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में जाकर। ओके, सो बस इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। ओके, सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट में क्या आएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू गैमेट्स फॉर्मेशन होगा एक न्यू ऑस्प्रिंग का। दो गैमेट्स मिक्सिंग नहीं हो गए ईच अदर, और वो क्या फॉर्मेशन करेगा, विदाउट मिक्सिंग फॉर्मेशन करेंगे न्यू ऑस्प्रिंग का। उसके बाद बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट का मिक्स होगा और वो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेंगे। तो यही डिफरेंस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है जेम्यूल फॉर्मेशन। ओके, जेम्यूल फॉर्मेशन का एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिरा। बडिंग का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। तो यह मतलब कि एग्जांपल ही आपसे क्या है पूछा जाता है एमसीक्यू में, या फिर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। ओके, एक मार्क के क्वेश्चन में। उस पर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन क्या है। उसमें देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है एक बार देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करूँ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्राइमरी मेल ऑर्गन कौन सा, मतलब कि प्राइमरी ऑर्गन अगर देखें मेल में तो वो है टेस्टिस। उसके बाद उसमें आता है एसेसरी डक्ट। जो एसेसरी डक्ट क्या काम करती है, जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म टेस्टिस से आता है, मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब से आता है, टेस्टिस के अंदर होती है, वहाँ से आकर वो बाहर निकलता है पेनिस के थ्रू। तो कैसे आता है वो प्रोसेस क्या होता है, किसके थ्रू आता है, तो ये डक्ट के थ्रू आता है, एक्सेसरी डक्ट उसे कहा जाता है। तो एक्सेसरी डक्ट की पहली बात करूँ तो रेटेटेस्टिस होती है, उसके बाद आता है वासा इप्रेंशिया, उसके बाद आती है इपिडिडाइमिस और वासा डिफेंस, और उसके बाद आती है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल के कॉन्टैक्ट से बनती है। ओके, दो ही मतलब कि 2 ही सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर की उनकी बनती है, कुछ इतना ही सा डिफरेंस होता है। और वासा डिफरेंस मतलब कि वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जिनके कॉन्टैक्ट से इजैकुलेटरी डक्ट जो है बनती है। ओके, यूरेथ्रा, फिर उसके बाद देखेंगे यूरेथ्रा आता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है यूरेथ्रा, मतलब कि यूरेथ्रल ओरिफाइस। ओके, तो यूरेथ्रल ओरिफाइस जो पोर होता है हमारे पेनिस में वो उसे कहा जाता है यूरेथ्रल ओरिफाइस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो 6 पॉइंट आता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ग्लैंड्स। और एक ग्लैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं। सेमिनल वेसिकल की बात करूँ तो सेमिनल वेसिकल फर्स्ट ग्लैंड है हमारी, उसमें वो क्या कंटेन करती है, फ्रुक्टोज और फिब्रिनोजन। ओके, उसके बाद हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करूँ तो उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड और फॉस्फेट होता है, उसके साथ एंजाइम भी पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद एंजाइम भी होते हैं। उसके बाद देखेंगे थर्ड हमारी ग्लैंड होती है कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर होती है। देखो सेमिनल वेसिकल भी पेयर ग्लैंड होती है, 2 ग्लैंड होती है। कॉपर्स ग्लैंड भी पेयर होती है, पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल ग्लैंड होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, एक्सटर्नल जेनाटेलिया की बात करूँ तो एक्सटर्नल जेनाटेलिया में हमारे पास 2 है, एक है पेनिस और दूसरा है स्क्रोटम। तो पेनिस का क्या काम है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ओके, जब भी मतलब कि कॉपुलेशन होता है तो उसमें पेनिस का मतलब कि मेन पार्ट जो है पेनिस आता है। उसके बाद देखेंगे स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम क्या है, पाउच है जो कि टेस्टिस को संभाल के रखता है। ओके, एक पाउच है जिसमें टेस्टिस हम रखते हैं और वो एक संभाल के रखता है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा ओरी, जो कि पेयर होती है। ओके, ओरी क्या होती है मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद आएगा हमारी ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट पड़ते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या है, तो वो एक मतलब कि इनफंडिबुलम के ऊपर एक फिब्रिन प्रेजेंट होता है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से वो क्या है, ओवल को पकड़ के रखता है। ओके, मतलब कि ओवरी से जब ओवल निकलेगा तो उसे कैचअप करता है। उसके बाद एम्पुला, एम्पुला क्या होता है, या ऐसा रीजन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन का रीजन होता है वो एम्पुला होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे यूटेरस। तो यूटेरस में भी 3 पार्ट पड़ते हैं, एक है फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो फंडस क्या है, एक मतलब कि फंडस और बॉडी और सर्विस, जब डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फंडस क्या है, बॉडी क्या है, सर्विस क्या है। उसके बाद देखेंगे वजाइना। ओके, उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल जेनाटेलिया। एक्सटर्नल जेनाटेलिया की अगर बात करूँ तो एक्सटर्नल जेनाटेलिया में आ गया वेस्टिबुल आता है, लैबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, लैबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो यहाँ पर एक मतलब कि क्लिटोरिस जो है, क्लिटोरिस फीमेल का और मेल का पेनिस ये सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके,
जो भी पेनिस के ऊपर ग्लांस पेनिस होता है वहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और एक क्लिटोरिस पर भी यहाँ पर टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर अगर टच करते हो आप क्लिटोरिस पर तो सेंसेशन होता है फीमेल को, अगर पेनिस पर टच करते हो तो सेंसेशन होता है मेल को। ओके, ये इस बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद लाइबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड हमें देखने मिलते हैं। यहाँ पर एसेसरी डक्ट नहीं देखने मिलते, यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड होती है जिसमें आती है हमारी मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड क्या करती है, मिल्क फॉर्मेशन करती है। जब हम मतलब कि जब डिलीवरी होता है पार्चुरेशन के टाइम मिल्क फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही हमारा मतलब कि डिलीवरी होती है मतलब कि प्रेग्नेंट औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका मिल्क फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब कि फेज होती है, अलग अलग 4 फेज होती है। फर्स्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड होती है फॉलिकुलर फेज, थर्ड होती है ओवुलेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मतलब कि पूरी तरह से जो भी हमारा मतलब कि खराब ब्लड होगा वो खराब ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकलता है। 3 से 7 डेज की प्रोसेस होती है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, 15 से 13 दिन का ये प्रोसेस होता है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल मैच्योर होते हैं। ओके, मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल ऐसे बनते हैं। उसके बाद 14 डेज में क्या होता है, ओवुलेटरी फेज होती है। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है कि जो भी ओव्स हमारा है वो ओव्स बन जाएगा और रिलीज होगा। ओके, ये बात आपने ध्यान रखना। बस सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, 15 से 28 दिन में होती है कि ओवल तो बन के हो तैयार हो चुका है, हमारा ओवम एग आ चुका है, एग तैयार बैठा हुआ है। एग है हमारा, ओवुलेटरी फेज के बाद एक तैयार बैठा हुआ है कि सब स्पर्म कब आए, कि स्पर्म उसके पास आए और जो है उसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो। तो अगर 15 से 28 दिन में जो है मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम रेट या मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी का। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस आता है हमारा। गैमेटोजेनेसिस किसे कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होता है, और ऊजेनेसिस जो कि फीमेल में होता है। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस ऊजेनेसिस उसे कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल में स्पर्म बनता है गैमेट्स, और ऊजेनेसिस में एग बनेगा। ओके, तो ये देखते हैं कैसा है, इसे डायग्राम से समझेंगे कैसा है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट में आपको डायग्राम से समझाऊँ, यहाँ पर ओरली एक बार देख लो। ओके, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब आप ये गैमेटोजेनेसिस में मेल अपना मतलब कि मेल गैमेट्स बन जाएगा, ऊजेनेसिस में हमारा फीमेल गैमेट्स बन जाएगा, और दोनों का फ्यूजन जब होगा तो उससे कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। ओके, तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब कि एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ओके, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया हमारा, ऊजेनेसिस हो गया, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, उन दोनों का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डेवलपमेंट देखो, झाइगोट फॉर्म बनेगा, झाइगोट का डिवीजन होगा उसे कहेंगे हम क्लीवेज। उसके बाद क्लीवेज फॉर्म करेगा हमारा ब्लास्टुलेशन। ओके, ब्लास्टुला फॉर्म करेगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन मतलब कि क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो हमारी वाल होती है उससे कनेक्शन बन जाता है, उससे कहेंगे मतलब कि ब्लास्टुला कनेक्ट होता है एंडोमेट्रियम वॉल से, उससे कहेंगे हम इम्प्लांटेशन। और उसे कहेंगे, उसके बाद बनेगा हमारा गैस्टुलेशन मतलब गैस्ट्रुला। ओके, उसके बाद प्रेगनेंसी का कंसेप्ट क्या होता है, तो प्रेगनेंसी मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि 3 मंथ का फर्स्ट ट्रांसमिस्टर होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर। ओके, फर्टिलाइजेशन से लेकर 12 वीक्स वो क्या होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड से मतलब कि थर्ड वीक से लेकर 20 वीक से ये जो टाइम पीरियड होता है उसे सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर 27 वीक से लेकर मतलब कि 27 वीक के पास उसे कहेंगे हम मतलब कि पार्चुरेशन जैसे ही जल्द आ जाए तो वहाँ तक ट्राइमेस्टर होता है। ओके, वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है हमारा। तो ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्लाजेंटा, प्लाजेंटा क्या है, प्लाजेंटा एक न्यू, मैं आप प्लाजेंटा की डेफिनेशन नहीं लिख दूंगा, कुछ भी नहीं, आपको मैं ओरली कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा, मतलब कि ओरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लाजेंटा क्या है, एक न्यूट्रिशन सप्लाई है किसके मतलब कि जो हमारा फीटस है, जो हमारा फीटस है और मदर है, इनके बीच में एक मतलब कि इनके बीच में क्या करा दे रहा है, न्यूट्रिशन पास करा दे रहा है। ओके, ऑक्सीजन जो है फीटस को दे रहा है, और CO2 जो है रिलीज कर दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जितने भी न्यूट्रिशन है वो फीटस को दे रहा है। तो ये प्लासेंटा का काम है, जो एक मतलब ये क्या बना दे रहा है, कनेक्शन बना दे रहा है मदर और फीटस के बीच में। ओके, उसके बाद देखेंगे
पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या है? तो पार्चुरेशन एक्चुअल में मतलब कि डिलीवरी, बर्थ ऑफ बेबी, एक बेबी का हमारा बर्थ हो रहा है, उसे कहेंगे हम पार्चुरेशन। ओके, लैक्टेशन क्या है? मैंने आपको बताया कि जब भी पार्चुरेशन होता है तो पार्चुरेशन के टाइम लैक्टेशन होता है। ओके, लैक्टेशन मतलब कि जो भी हमारी मेमोरी ग्लैंड है वो क्या फॉर्म करती है? मिल्क फॉर्म करती है, उसे कहेंगे हम लैक्टेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगा बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल अब आप दो तरीके से बर्थ कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि दो तरीके से बर्थ कंट्रोल कर सकते हो। तो टेम्परेरी मेथड होती है, परमानेंट मेथड होती है। तो पर टेम्पररी मेथड में आएगा आपका नेचुरल मेथड। मतलब कि नेचुरल मेथड कैसी होती है? मैंने अभी आपको बताया कि 15 से 28 डे में जो होता है एक फॉर्म हो जाता है, और जो स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा चांस है, प्रेगनेंसी का ज़्यादा चांस है। तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में? हम क्या, हमारा चांस मतलब कि वो में हम कॉपुलेशन अवॉइड करेंगे। ओके, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वाइटस इंटरकोर्स, मतलब कि जैसे ही हमारा स्पर्म मतलब कि बाहर निकलेगा, हम जैसे ही मतलब कि वजाइना ऊपर से, हम वजाइना ऊपर से जो हमारा मतलब कि पेनिस है वो हटा लेंगे। तो ये कंसेप्ट है, मतलब कि जैसे ही हमारा इजाकुलेशन होगा, हम क्या मतलब कि इजाकुलेशन मतलब कि जैसे ही स्पर्म निकलेगा बाहर, हम जो है पेनिस वहाँ से हटा लेंगे, इंटर रप्चर कर लेंगे। तो वो एक कंसेप्ट अलग है, उसे कहेंगे हम क्वाइटस, क्वाइटस इंटरप्चर। ओके, उसके बाद फिजियोलॉजिकल कुछ डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैरियर मेथड, मतलब कि हम वजाइना और हमारा पेनिस के बीच में कुछ बैरियर खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि कंडम है, कंडम है जो कि हम बैरियर खड़ा कर सकते हैं, बैरियर मेथड में यूज़ करा जाता है। ओके, उसके बाद आएगा सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। कोई डिसीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। ओके, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन से, जो कि आप बुक में से देख सकते हो। एक दो सिर्फ आप एक दो एग्जाम्पल भी रट लेते हो तो बहुत है मैं। ओके, उसके बाद इनफर्टिलिटी का कंसेप्ट आता है। तो इनफर्टिलिटी का कंसेप्ट इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये है इन विवो फर्टिलाइजेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? इन विवो फर्टिलाइजेशन समझाता हूँ। आप क्या करोगे? टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी ये कंसेप्ट बहुत चलता है। मतलब कि आपने एग ले लिया, एग ले लिया प्लस स्पर्म ले लिया, और उन दोनों को टेस्ट ट्यूब में, ओके, टेस्ट ट्यूब में इंक्रीज किया और जाइगोट फॉर्म किया। टेस्ट ट्यूब में ही जाइगोट फॉर्म करोगे आप, तो उसे कहेंगे हम इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, उसके बाद देखेंगे जिप्ट। तो जिप्ट का कंसेप्ट क्या है ये भी आप मतलब कि जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइज इंट्रा फैलोपियन। जिप्ट क्या होती है? मतलब कि जिप्ट क्या होती है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। ओके, उसके बाद देखेंगे हम गिफ्ट क्या होती है। मतलब कि जिप्ट में क्या होता है? कंसेप्ट एक ही होता है। हमने इन व्यू फर्टिलाइजेशन मतलब कि इंट्रा व्यू फर्टिलाइजेशन से हमने जाइगोट बनाया, वो जाइगोट हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में क्या है? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, उसे कहेंगे हम जिप्ट। उसके बाद देखेंगे हमारा गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट भी वही मतलब कि वही उस तरह से ही कंसेप्ट है। पर जिप्ट में क्या होता है कि जो हम जाइगोट लेंगे एक अलग मदर से लेंगे, और मतलब कि दूसरी एक औरत से लेंगे, जो एक होगा हमारा जाइगोट का, पर दूसरी औरत के यूटेरस में हम डालेंगे। मतलब कि सिर्फ जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, यूटेरस अलग होगा अलग औरत का, पर जो एक अलग औरत का होगा। तो सिर्फ ये औरत जो है सिर्फ क्या करेंगी? उस जाइगोट को मतलब कि उस जाइगोट को फिटस बना के जो बच्चा है वो इस मदर को देगी। तो ये इस कंसेप्ट में ऐसा होता है। ओके, सो आप देख लेना इनकी डेफिनेशन, कुछ इतना पूछा नहीं जाता, पर आपको जाइगोट की मतलब कि जिप्ट, गिफ्ट और आईवीएफ पर क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बता दिया। ओके, सो बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो प्लीज़, जल्दी से जल्दी शेयर करो। थर्ड चैप्टर लेते हैं। ओके, तो हमारा थर्ड चैप्टर अगर हम देखें तो थर्ड चैप्टर है हमारे पास इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन कंप्लीट चैप्टर करेंगे कुछ ही मिनटों में, इसका भी काम तमाम करते हैं। चलो आते हैं। ओके, तो ये मैं फर्स्टली अगर मैं देखूँ तो मेंडल्स लॉ। ओके, तो अलग पॉइंट दिया गया है हमारी जो टेक्स्ट बुक है, पर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा मेंडल्स लॉ से, क्योंकि ये सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मेंडल्स लॉ में क्या आता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? मतलब कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है और रेसिसिव कैरेक्टर, दो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगा। ओके,
अब मदर और फादर में जो भी मतलब कि अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझेंगे इसे हम कि ये क्या है। ओके, अब देखो मतलब कि फादर या मदर जिनकी हाइट मतलब कि एक फादर की हाइट ज़्यादा है और मदर की जो हाइट है वो कम है। अब जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसकी हाइट ज़्यादा है, मतलब कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था कि फादर की हाइट ज़्यादा है तो उस मतलब कि न्यू ऑफस्प्रिंग की भी जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो ही ट्रांसफर होगा, तो उसे कहेंगे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे हम लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का मतलब आता है कि जो भी हमारे मतलब कि जो भी हमारे तो जो भी हमारे गैमेट होता है वो विदाउट मिक्सिंग टू ईच अदर सेपरेट एट द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम के वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और मिक्स भी नहीं होते ईच अदर। तो ये बात वो होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट का मतलब ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंटली जो है वो मतलब कि ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसका अर्थ होता है। उसकी डेफिनेशन जो है आप ये डेफिनेशन जो है नोटबुक में से लिख सकते हो। ओके, अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो आप देख लीजिए। देखो पहले बैक क्रॉस की बात करेंगे हम। तो बैक क्रॉस में एक मतलब कि हम ले लो, ये फीमेल है और ये मेल है, इन्होंने एक न्यू ऑस्प्रिंग को मतलब कि एक न्यू ऑस्प्रिंग बनाया। ओके, एक न्यू ऑस्प्रिंग फॉर्म किया। अब ये जो न्यू ऑस्प्रिंग है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है। अब यही जाके इनसे फर्टिलाइज करेगा। एक तो रेसेसिव कैरेक्टर से कर सकता है या डोमिनेंट कैरेक्टर से मतलब कि फर्टिलाइज कर सकता है या उनके साथ क्रॉसिंग और कर सकता है, तो उसे कहेंगे हम बैक क्रॉस। पर टेस्ट क्रॉस जो होता है एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक रेसेसिव कैरेक्टर है, उन्होंने न्यू एक मतलब कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म किया और वो जाकर सिर्फ रेसेसिव को ही क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, उसे कहेंगे हम टेस्ट क्रॉस। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बैक क्रॉस मतलब कि क्या होता है, जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग है वो एक तो फर्टिलाइज या कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कर सकता है विद द डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर। और जो टेस्ट क्रॉस होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग होता है वो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर कर सकता है रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, उसे कहेंगे हम टेस्ट क्रॉस। ओके, एक स्टेटमेंट दी चुकी है, मतलब कि एक बुक में स्टेटमेंट हो कि ऑल बैक क्रॉस आर द मतलब कि ऑल बैक क्रॉस आर द टेस्ट क्रॉस। जो भी बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस भी है, पर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद देखेंगे डेरिवेशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। तो मेंडल्स ने जो जो लॉ किए उसमें कुछ डेरिवेशन आ गए, मतलब कि कुछ त्रुटि रह गई है। तो त्रुटि क्या है वो एक बार देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जो डोमिनेंस कैरेक्टर न्यू ऑफस्प्रिंग में फॉर्म हो रहा है वो इनकम्प्लीटली भी तो डोमिनेंस फॉर्म हो सकता है। डोमिनेंस कैरेक्टर आएगा ही आएगा, वो उसमें कोई शंका नहीं कि डोमिनेंस कैरेक्टर जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में नहीं आएगा, डोमिनेंस कैरेक्टर तो आएगा पर वो इनकम्प्लीट भी तो आ सकता है। तो वही बात जो है यहाँ पर करते इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद देखेंगे कि क्या है कि को डोमिनेंस मतलब क्या होता है। तो को डोमिनेंस का मतलब होता है, को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात सिंपल सा बताता हूँ। को डोमिनेंस का मतलब कि जो भी दोनों रेसेसिव डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर जो है इक्वली न्यू ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे रहे हैं। ओके, इक्वली जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में फॉर्म हो रहे हैं, उसे कहेंगे हम को डोमिनेंस। मतलब कि डोमिनेंस भी कैरेक्टर दिखा रहा है और उसके बाद रेसेसिव भी दिखा रहा है। समझ लिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक फ्लावर है जिसका कलर रेड है। ओके, जिसका कलर रेड है और एक दूसरा फ्लावर है जिसका कलर पिंक है। ओके, पिंक नहीं, येलो येलो। ओके, उसका कलर है येलो। एक मतलब कि एक रेड कलर वाला है और एक येलो कलर वाला है। ओके, एक येलो कलर वाला है, एक रेड कलर वाला है, एक येलो कलर वाला है, और दोनों मिलकर फॉर्म क्या कर रहे हैं, आपका पिंक कलर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, दोनों मिलकर आपका पिंक कलर अगर फॉर्म कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे क्या कहेंगे, दोनों मिलकर अगर पिंक कलर फॉर्म कर रहे हैं तो इसे कहेंगे हम कोडोमिनेंस। मतलब कि इसने मतलब ओके इसने मिलाया और उसके बाद हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके
ओके, तो मेंडल डेविएशन, तो कोडोमिनेंस इसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम मल्टीपल एलेल्स क्या होता है। मल्टीपल एलेल्स का मतलब क्या है, एक से और दो से ज़्यादा जीन्स। ओके, जीन्स मतलब कि बहुत सारे जीन्स मिलकर जो है एलेल्स बनाते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल एलेल्स मतलब ही मल्टीपल जीन्स। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी कंसेप्ट क्या है वो भी आपको बताता हूँ, आगे बताता हूँ। ओके, उसके बाद आएगा आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का क्या हुआ, तो पहले तो आपको क्रोमोसोम समझना पड़ेगा क्या है। तो उसके लिए डिटेल लेक्चर मैंने बनाया रखा है, अगर आपको समझना है तो डिटेल में जा सकते हो। इसमें मायने पे है तो इसमें समझना तो पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इसमें आता है विडोज प्लीज और फीनिल कीटोयूरिया। तो फीनिल कीटोयूरिया का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब कि जो है यूरिन में जो है कीटोन या फिर फिनिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसे बाहर काढ़ने का मतलब कि यूरिन के थ्रू हम कीटोन जो है वो बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं फीनिल कीटोयूरिया। एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, मैंने डिटेल वीडियो में इसे लिया हुआ है, पर यहाँ पर अगर लूटा हो तो मतलब कि जो हमारे वीडियो है उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो माइंड में भी है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ विंडोज पील्स क्या है, फिनिल कीटोयूरिया क्या है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस आता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है, और कलर ब्लाइंडनेस आता है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि आपको नाइट में या 2 से 3 कलर होते हैं जो मतलब कि वो हमें दिखाई नहीं देते, या फिर अलग कलर दिखाई देते। ओके, हीमोफीलिया। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो उससे, तो हीमोफीलिया होता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन्स और बर्ड्स और हनी बीज। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में कौन होता है आपको पता है, मेल होता है। ओके, बर्ड में कौन होता है आपको पता है, बर्ड में जो होता है फीमेल होता है। ओके, फीमेल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। और हनी बीज में क्या होता है, उसमें क्या होता है, मेल, मेल जो है वो मतलब कि मेल जो है वो जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, और जो मेल होता है वो हैप्लॉयड ही होता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है थैलासेमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या आता है, एक एग्स ही गायब होता है, जिससे कि इसमें ना मेल फीमेल के कैरेक्टर भी कम दिखाई देते, मेल के कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई देते। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक एक्स ज़्यादा है, ये होता तो मेल है पर इसमें फीमेल के कैरेक्टर दिखाता है। आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखे होंगे जो होते तो मेल है पर फीमेल जैसे कैरेक्टर करते हैं, तो उससे क्या हुआ है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है। ओके, एक्स वाई होता है उनका, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। या फीमेल होती है वो मेल दिखाई देती है, तो इसका वो रीज़न है। ओके, सो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को करते हैं। ओके, सो हमारा 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर कौन सा है हमारा, वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो मैं सब यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब कि कुछ दिनों पहले क्या हो रहा था, मतलब उन दिनों की अगर बात करूँ मैं, मतलब डीएनए प्रोटीन। ओके, डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, और हमारा आरएनए। ओके, डीएनए प्रोटीन और हमारा डीएनए प्रोटीन और आरएनए। अब ये तीन मैंने मतलब कि तीन में से एक कौन है जो कि इनहेरिटेंस हो रहा है एक जनरेशन से अलग जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कौन इनहेरिटेंस हो रहा है। तो ये मतलब कि ये पता लगाना था, तो कुछ एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हुए, तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके, वो एक्सपेरिमेंट कौन से थे एक बार देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक हमने क्या लिया, आर स्ट्रेन लिया और ये स्ट्रेन लिया। ओके, आर स्ट्रेन जो है मतलब कि नॉन वायरुलेंट है, पर ये जो ये स्ट्रेन है वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है। ओके, तो ये आर स्ट्रेन जब हमने माउस को इंजेक्ट किया, ओके, मतलब आर स्ट्रेन जब हमने माउस को इंजेक्ट किया, वो मतलब कि लाइव था। उसके बाद ये स्ट्रेन जब हमने इंजेक्ट किया माउस को, तो वो जो है मर गया था। ओके, वो मर गया था। पर यस ट्रेन को हमने क्या किया, हिट किल किया,
मतलब कि यस ट्रेन और उसको हिट किल किया। ओके, उसको हिट किल किया और उसके बाद जब हमने माउस को दिया तो माउस जिंदा था। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो वो जिंदा था, पर उसके बाद क्या हुआ, हमने मतलब कि आर स्ट्रेन प्लस यस प्लस हीट, तो जो हमारा यस ट्रेन था जिसको हीट किल किया हुआ था, और आर स्ट्रेन ये जब हमने माउस को दिया तो माउस मर गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि जो यस हीट किल था, जो इसके मतलब कि इससे जा रहा कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हुआ आर के था, क्योंकि वो आर जो था वो पैथोजेनिक नहीं था, तो आर यस ट्रेन जो था पैथोजेनिक था। तो पैथोजेनिक इससे कुछ तो ऐसा यहाँ पर गया जो ये भी पैथोजेनिक हो गया और माउस को डाई कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, एवरी मैककार्टी मैकलियड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो एक बार देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करूँ तो इन्होंने क्या लाया, डीएनएस लाया। ओके, इन्होंने एंजाइम ढूंढ के लाया डीएनएस, उसके बाद इन्होंने एंजाइम ढूंढ के लाया प्रोटीएस। तो प्रोटीएस प्लस डीएनएस ये एंजाइम के मदद से इन्होंने क्या किया कि जो भी हीट किल हमारा यस ट्रेन था, ये हीट किल उसको भी मिलाया। ओके, हीट किल यस ट्रेन को मिलाया, उसके बाद आर स्ट्रेन को मिलाया, और उसके बाद एक एंजाइम में ये मिलाते थे, मतलब कि इन्होंने प्रोटीएस को मिलाया। तो प्रोटीएस किसे डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। और उसके बाद मतलब कि फिर भी जो हमारा मतलब कि है था, मतलब कि जो हमारा तो जो हमारा माउस था वो मर गया, पर उसके बाद जब डीएनएस मिलाया तो डीएनएस ने किसे डाइजेस्ट किया, डीएनए को। अब उस मेथड में डीएनए ही नहीं है तो आगे कौन ट्रांसफर होगा, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा माउस जो है मरा नहीं। ओके, जो हमारा माउस था वो मरा नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही इजी कंसेप्ट है जो कि आप क्या कर सकते हो, आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, डायग्राम से अच्छी तरह से और समझ सकते हो। और मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि मेरी बात पे आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, उससे आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। हर्षीचेस एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो इन्होंने क्या मतलब कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो एक क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो इन्होंने रेडियो आइसोटेप यूज़ किया था फॉस्फेट और सल्फर का। तो ये कंसेप्ट भी इजीली एक्सप्लेन करता मैं, पर यहाँ पर टाइम नहीं। ओके, सो आप डायग्राम से देख सकते हो, बुक में से आपको अच्छी तरह से आएगा। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेज, अब डीएनए मतलब कि हर्षीचेस एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव हो गया कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो फिर अब डीएनए की हम स्टडी करेंगे, तो डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये हम देखेंगे। ओके, तो डीएनए पैकेजिंग की अगर बात करूँ, डीएनए पैकेजिंग मतलब कि जो हमारा डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो जो बाइंड करता है वो किससे बाइंड करता है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। ओके, मतलब कि ये एमसीक्यू में इतना ही पूछा जाता है, एमसीक्यू में इतना आपको ध्यान में रखना है कि एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है कि जो हमारा डीएनए वो कौन सा चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का, और वो किससे बाइंड होता है, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। ओके, उसके बाद आएगा हमारा, उसके बाद आएगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की मतलब कि डीएनए की कॉपी बनती है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा आरएनए से डीएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो भी आरएनए हमने बनाया है एमआरएनए जो हेल्प करता है और क्या बना देता है, प्रोटीन बनाता है। तो यही इजीली कंसेप्ट है जो कि आप डायग्राम से के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पर आपको डिटेल पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आया हूँ कि इनके ऊपर तो आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके, ओपेरॉन कंसेप्ट, लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट है, यहाँ पर ऑपरेटर साइट होती है, जनरेटर साइट, तो अलग अलग टर्मिनेटर साइट, तो यहाँ पर लैक ओपेरॉन कैसे कंसेप्ट करता है वो सब मैंने डिटेल में वीडियो बनाया रखा है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो भी वीडियो बनाया रखा है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, वो मतलब कि बोर्ड की बैच है वहाँ पर मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ओके, डिटेल में, पर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताने आया हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया कि जिससे कि ह्यूमन का एनालिसिस किया जाए। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, कब नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ बुक में से लेना है। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करूँ तो वहाँ पर प्रोसेस आती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप पूछ सकते हैं।
इसमें आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, साउथर्न ब्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रॉप, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फोटोग्राफी। अब देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या है। हमने डीएनए को पहले आइसोलेट करेंगे। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियस, उनसे हम डाइजेशन कराएंगे, उसको कट कराएंगे। उसके बाद उसके जब मतलब कि उसके जब आपके पार्ट पड़ जाएंगे साइज के बेस पर, उसको क्या करेंगे हम देखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है साइज के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसे डिफ्रेंशिएट कर देगा उससे। उसके बाद साउथर्न ब्लॉटिंग करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रॉप, फिर एक प्रॉप हम सिलेक्शन करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और उसकी फोटोग्राफी करेंगे। तो इतना ही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ओके, उसके बाद तो ये पूरा हमारा चैप्टर होता है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। मैंने पहले आपको एक रूल से बताया, पहले हमने डीएनए का एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, मतलब कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं, फास्टली रिवाइज करते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया, मैंने आपको मतलब कि एक्सपेरिमेंट बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डीएनए की पूरी कैरेक्टरिस्टिक बताई कि एक्सपेरिमेंट बता दिया, डीएनए प्रूफ हो गया। उसके बाद डीएनए की प्रॉपर्टीज़ बता दी। उसके बाद मैंने आपको मतलब कि डीएनए क्या पाया, पैकेजिंग, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लैक ओपेरन का कंसेप्ट क्या है वो आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन आप बुक में से कर सकते हो। 4 से 5 एप्लीकेशन भी आप रट लोगे तो आपका हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। 5 नंबर का हमारा चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है हमारी, वो कंप्लीट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है वो सब हम करने वाले। ओके, उसके बाद फर्स्टली देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि ये कंसेप्ट आया था कि हमारी जो लाइफ है वो उसकी ओरिजिन क्या है। तो उसके बेस पर अलग अलग थ्योरी बनने लगी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की इनका कहना था, स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, कि जो भी हमारी लाइफ आई है मतलब कि वो एक क्रिएट कई, मतलब कि जो भी हमारी लाइफ है, जो भी मतलब कि एक इंसान ने या कुछ मतलब कि किसी ने, तो मतलब कि जादू, इसका कहना था कि फुली इनकंसेप्ट, मतलब कि इस कंसेप्ट को हम मान ही नहीं सकते। इनका कहना था कि एक जादू हुआ है और इन्होंने सब बनाकर चले गए, ऐसा स्पेशल क्रिएट किया गया है, ऐसा ही इसका कहना था। उसके बाद देखेंगे सेकंड, कॉस्मोजाइक थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैंसिपर्मिया। इनका एक कंसेप्ट अच्छा था। इन्होंने कहा कि जो हमारा मतलब कि ये हमारी अर्थ है, वहाँ पर दूसरी कुछ मतलब कि दूसरे ग्रह से आकर जो है एक स्पर्म के थ्रू, स्पोर के थ्रू हमारे यहाँ पर लाइफ आई, और लाइफ जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई, लाइफ आना। तो लिविंग लाइफ यहाँ पर आई, मतलब कि दूसरे प्लैनेट्स के स्पोर के फॉर्म में आई, पैंसपर्मिया उसे कहेंगे। और यहाँ पर लाइफ जो है स्टार्ट हो गई, लाइफ ओरिजिन। तो यहाँ से मतलब कि यहाँ से कंसेप्ट आए। तो ये एक कंसेप्ट मानने वाला था। और उसके बाद थर्ड हमारा कंसेप्ट आता है, मतलब कि थर्ड थ्योरी जो हमारी कहती है, थर्ड थ्योरी हमें क्या कहती है कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, की ये जो लाइफ आई है स्पॉन्टेनियसली आई है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की ऐसे ही बन गई है, ऐसे ही बन चुकी है, ऐसा स्पॉन्टेनियसली जनरेशन आई है। फिर उसके बाद फोर्थ थ्योरी आई हमारा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और ये थ्योरी बेस्ट थी, मतलब कि इस थ्योरी का कहना था कि हमारा जितने भी मतलब कि लिविंग लाइफ आई है, वो लिविंग लाइफ से ही आई है, मतलब कि एक लिविंग दूसरी लिविंग को बना रहा है। तो ये कंसेप्ट तो करेक्ट था ना भाई, कि एक लिविंग से ही दूसरी लिविंग लाइफ आती है। पर इससे कहीं भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। सिर्फ यहाँ से एक प्रूफ हुआ कि हमारा जो भी ओरिजिन ऑफ लाइफ था वो लिविंग से बना है, मतलब कि लिविंग से ही लिविंग बना है। ये इतना प्रूफ यहाँ पर कर रही थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो केमिकल इवोल्यूशन का प्रोसेस मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अगर हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहाँ था, मतलब कि कैसा था, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा, मतलब कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा था, और टेम्परेचर से बहुत हाई टेम्परेचर था। ओके, उस टाइम पर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की तरह में। ओरिजिन ऑफ अर्थ, जब अर्थ की मतलब कि अर्थ ओरिजिनेट हो रही थी, वहाँ पर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहा था, कैसा था,
उसमें मतलब कि एयर में हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा था, और उसी के साथ साथ जो है मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वहाँ पर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मतलब कि सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाटर मीथेन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन एयर में अलग अलग मोलिकुल्स, तो मोलिकुल्स क्या हुआ, कंबाइन हुए, जैसे कि अमोनिया फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया, मीथेन फॉर्म किया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मोलिकुल्स, तो ऑर्गेनिक मोलिकुल्स फॉर्म हुए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिकुल फॉर्म हुए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। ओके, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबाइंड्स और प्रोसेल्स, मतलब कि फर्स्ट सेल फॉर्म हुई। ओके, उसके बाद फर्स्ट सेल फॉर्म हुई। ऐसा केमिकल इवोल्यूशन का कहना था कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थे, मोलिकुल्स अलग अलग मतलब कि अलग अलग मोलिकुल्स फिर रहे थे, वो कंबाइन हुए और अमोनिया वाटर मीथेन बनाए। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मोलिकुल बनाए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिकुल फॉर्म किए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। फिर न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म होते ही प्रो सेल्स बनी, फर्स्ट सेल्स। तो ऐसा केमिकल इवोल्यूशन का कहना था। ओके, उसके बाद तो फिर इस आदमी को क्या लगा, यूरे और मिलर्स को। अभी जो केमिकल इवोल्यूशन कह रहे हैं, तो इस केमिकल इवोल्यूशन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया जाए। तो इसने क्या किया, एक मतलब कि एक ऐसा गैसेस का है एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में इसने क्या लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया, हाइड्रोजन लिया, और उसे क्या किया, वही टेम्परेचर जो प्रिमिटिव टेम्परेचर था वही पर दिया। तो उन्होंने भी क्या फॉर्म किया, एक जो है मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ी, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होने लगे, बॉइलिंग वाटर फॉर्म जो है कम होने लगा। उसके बाद वैक्यूम में देखा तो एयर फॉर्म होने लगी अच्छी से, और जो हमारे मतलब कि जो एलिमेंट्स लाइफ थी जो लाइफ मतलब कि केमिकल इवोल्यूशन की तरह कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो सिंपल ऑर्गेनिक मोलिकुल्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिकुल जो है फॉर्म कर रहे। तो यूरे और मिलेस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हुआ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ये कंसेप्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मतलब कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, इस चैप्टर का मेन पार्ट आता है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म चार्ल्स डार्विन्स ये साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट का जन्म 1809 और इनका 1882 तक का सफ़र था। इनमें नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट लाया। नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो जो हमारा नेचर है वो जो फिटेस्ट है उसे ही सिलेक्ट करता है। जैसे कि अब एक बंदा है और एक बंदा है, इससे मैंने कहा कि आप 30 डिग्री मतलब कि 50 मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर सर्वाइव करना है। अब दोनों में से जो भी सर्वाइव करेगा नेचर उसे सेलेक्ट करेगा। अगर ये 50 डिग्री पर सर्वाइव कर रहा है तो नेचर उसे सेलेक्ट करेगा। तो जो भी मतलब कि जो भी उस कंडीशन को सर्वाइव कर लेगा नेचर उसे सिलेक्ट करेगा। तो इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ओके, म्यूटेशन थ्योरी, तो उसके बाद डार्विनिज्म हुआ, उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी आई। म्यूटेशन थ्योरी का मतलब क्या था, म्यूटेशन का मतलब क्या है वो समझ लो। सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, तो जेनेटिक हमारे जो भी जेनेटिक मेकअप है उसमें सडनली कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो ये होता है जेनेटिक म्यूटेशन थ्योरी, इसका कहना था। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में आया। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी अब दोनों का कंबाइन था, जेनेटिक मतलब कि म्यूटेशन का भी प्लस नेचुरल सिलेक्शन भी। तो जेनेटिक वेरिएशन में आता है डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, इनकी डेफिनेशन दी हुई गई है। डेफिनेशन आप कर लेना, डेफिनेशन में आपका हो जाता है। ओके, नेचुरल सिलेक्शन में आपको मतलब कि पीछे एक्सप्लेन किया वही है। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से डेफिनेशन रट लेना, वो आपको काम आएगी। मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। ओके, एडाप्टिव रेडिएशन का भी कंसेप्ट बताता हूँ। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है कि यही एक बर्ड्स है पर अलग अलग इन्वायरमेंट में जाकर अलग अलग, जिससे मतलब कि उससे जैसे कंडीशन मिलती है वहाँ पर वो उस तरह से उसमें मॉडिफाई करना। तो मतलब कि ये बर्ड्स तो एक ही है पर ये अलग अलग इन्वायरमेंट के अलग अलग इन्वायरमेंट में है, इसीलिए इसने क्या है अपने अंदर में एक मॉडिफिकेशन कर लिया है, अपने अंदर एक बदल को क्रिएट किया है। मतलब कि जैसा देश वैसा भेष ये कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है। देखो, जैसा देश वैसा ही भेष। अब ये अलग इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये अलग इन्वायरमेंट में रहना है, तो इसकी जो है चोंच अलग है, इसकी अलग अलग है, यहाँ पर अलग है, बहुत ही लंबी हो गई है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर कम है। तो ऐसा मतलब कि जैसा देश वैसा भेष, उतने इन्वायरमेंट जो एक ही बर्ड है पर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे उसे सर्वाइव करना है उसके अकॉर्डिंग उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, उसमें चेंज हो रहे हैं। तो डार्विन ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया अलग अलग देशों में जाकर। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्या होता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन इवोल्यूशन में आता है आपका ओके। ह्यूमन इवोल्यूशन में अलग अलग मतलब कि ये चार्ट अगर आप कर लेते हो ह्यूमन इवोल्यूशन का, इतना आपके रट के जाना है ह्यूमन इवोल्यूशन में, तो आपका मतलब कि आपको मतलब कि जो भी कंसेप्ट आएंगे ह्यूमन इवोल्यूशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एमसीक्यू ही आएगा, एमसीक्यू में आएगा न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जांपल बताओ ओके, या फिर एग्जांपल दिया होगा ये कौन सा मंकी है, वो मतलब कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी है या न्यू वर्ल्ड मंकी है, होमिनो होमिनो डाई है, क्या है ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये चार्ट आपको कर लेना है, आपका इसका ह्यूमन इवोल्यूशन का सब कंसेप्ट यहाँ पर हो जाता है ओके। सो हमने जो है पूरा चैप्टर देख लिया है बहुत ही कम समय में। अब मैं आपको एक मतलब कि एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कंसेप्ट है सब मतलब कि जो भी चैप्टर है आपको पसंद आ रहा है, मतलब कि आपको सिर्फ क्या है टॉपिक पे फोकस करना है। देखो ये देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक करके ही जाना है। आपको ये टॉपिक बुक में से करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जरा सा, और आप बुक में से जब करते हो तो आप पढ़ लेते हो तो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है, आप कर सकते हो। तो बहुत ही कम टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय में क्या होता है 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर वो करना इम्पॉसिबल होता है ओके, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता, हमारी माइंड वहाँ पर काम ही नहीं करता। और बुक भी हमें रीड करने जाओ तो बुक में भी समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये लेकर आया हूँ ओके। तो आपको ये इतना समझना है और बहुत अच्छे से इन्हें को करके जाना है, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है ओके। सो थैंक यू सो मच। 5 चैप्टर आज उड़ा दिए और कल हम 5 चैप्टर उड़ा देंगे, परसों कल 5 चैप्टर, तो ऐसे 15 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं ओके। सो थैंक यू सो मच।